नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो जीके का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है उसमें अपने कल जो टॉपिक डाला था वो इसमें पॉलिटिकल का स्टार्ट किया था। और पॉलिटिकल में हमने पहले सिलेबस को जाना था कि हमारा सिलेबस क्या है, किस प्रकार से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसको हमने डिटेल से इसको पहले वाली वीडियो में कवर किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। आज उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आया था पॉलिटी का वो था संविधान का निर्माण टॉपिक। और संविधान क्या होता है, किस प्रकार से इसके प्रकार होते हैं। पहला संविधान, नया संविधान, सबसे कठोर संविधान, लचीला संविधान, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे पहली बार प्रयोग करना, स्रोत कहाँ से मिले थे, लिखित अलिखित में से कितने देशों का है लिखित संविधान है। इसको हमने पीछे वाली वीडियो में कवर कर लिया था, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और एक बार इसको अपन रिकॉल भी कर देते हैं। संविधान जो था उस संविधान में फिर हमने पढ़ा था पूरा का पूरा संविधान क्या होता है, इसके किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। उसके बाद दोस्तों हम आज स्टार्ट करते हैं इसी संविधान के टॉपिक में से एक टॉपिक आता है संविधान की मांग को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव। तो हमारा जो संविधान का निर्माण टॉपिक है इसमें हमने कल ही पढ़ा था संविधान की मांग टॉपिक, यानी कि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बन चुके थे और जब गुलामी थी तो उस समय हमने 1857 की क्रांति की। एक बार अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करवाने का प्रयास किया, लेकिन हम उसमें असफल हुए दोस्तों। जब असफल हुए तब क्या स्थिति आई हमारे सामने कि हमारे देश के लिए आज़ादी से भी ज़रूरी एक चीज़ बना, संविधान बना, जिस संविधान में कानूनों का समूह लिखा जाता है। ये संविधान हमारे सामने बन करके संविधान हमें चाहिए था। ये संविधान जो आज जिसमें लोकतंत्र जनता का शासन है, ऐसा शासन हमें चाहिए था। तो उसी शासन व्यवस्था को जानने के लिए हमने पहले संविधान की मांग टॉपिक को पढ़ा था। अब वो जो संविधान की जो मांग हुई थी उस मांग टॉपिक में दोस्तों हमने पढ़ा था सबसे पहली मांग जो थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। 1924 में एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं जिनका नाम होता है बर्किनहेड। ये उसमें भारत के राज्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे और बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि यदि आप सक्षम हो तो भारत का संविधान बना करके दिखाओ। तो 1927 में एक साइमन कमीशन और आया था, इसका नाम था साइमन कमीशन, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे और सातों के साथ जब भारत का संविधान बनाने के लिए पहुंचे थे, अब 1935 के अधिनियम को लागू करने के लिए यहाँ पहुंचे थे या उस पर विचार करने के लिए पहुंचे थे। तो उस समय साइमन कमीशन का विरोध भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो इनकी समिति थी, कमेटी थी इनकी, जो उस कमेटी का नाम जो था वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसमें ये इन लोगों ने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विरोध किया। साइमन कमीशन यहाँ से वापस चला जाता है, इधर लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है और सांडर्स की मार करके लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेते हैं भगत सिंह जी। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि 31 दिसंबर 1929 को 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट बनी, जिस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य की मांग अगले अधिवेशन में लाहौर में हुई थी, रावी नदी के किनारे हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की और रात्रि को 12 बजे उन्होंने झंडा फहराया था। औपचारिक रूप से बात करें तो हमने एम एन रॉय ने मांग की थी और 1936 और 39 में कांग्रेस ने 2 बार संविधान की न मांग करते हुए संविधान सभा की मांग की, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर। दोस्तों वो जो टॉपिक है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। कल वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस चैप्टर में संविधान का परिचय पत्र था। अब स्टार्ट करते हैं संविधान की मांग को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव। तो आज की हेडिंग है दूसरा इस टॉपिक का, संविधान निर्माण टॉपिक का दूसरा पॉइंट है जी। पहला पॉइंट था इसका संविधान की मांग, आप पॉइंट है जी संविधान की मांग को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव। संविधान की मांग को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव, स्वीकार करने वाले प्रस्ताव। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक बार पॉइंट देख के समझिएगा आप इसको। देखिएगा, हमारे देश के लोगों के द्वारा आज़ादी से पहले संविधान की मांग की गई। वो संविधान जो देश के जनता के कल्याण के लिए कानून बनाए जाते हैं उसे संविधान कहा जाता है, ताकि राजा महाराजाओं का दोबारा से शासन भारत में ना आ जाए। इसलिए हमने संविधान की मांग की और आज का जो लोकतंत्र है इसकी नींव जो रखी गई थी वो इन मांगों में रखी गई थी। और इन्हीं मांगों को स्वीकार करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा तो 3 मिशन या 3 प्रस्ताव भारत में भेजे गए थे। तो दोस्तों इनका नाम क्या क्या आता है, पहला है अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है जी इसमें क्रिप्स मिशन और तीसरे आता है इसमें कैबिनेट मिशन। पॉइंट आप कंटिन्यू समझते चलना। संविधान की मांग पहला टॉपिक आया, दूसरा है संविधान के प्रस्ताव।
अब इसमें जो पॉइंट है वो आप देखिएगा। तो सबसे पहला कौन सा प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव किस तारीख को आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। ये जो क्रिप्स मिशन है इसके किस तारीख को आया था? तो ये आया था जी 22 मार्च 1942 को आया। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया। ये तो आप ये समझो, डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका क्वेश्चन लगभग पेपरों में पूछा जाता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। इस अगस्त प्रस्ताव के समय उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे ये कंजर्वेटिव पार्टी के उस समय दोस्तों क्या थे? प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल जो थे कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। लेकिन दोनों में ही यही पर है, क्रिप्स में भी यही थे और अगस्त में भी यही प्रधानमंत्री है। पर जो अब कैबिनेट मिशन जो भारत में आ रहा है यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री का नाम चेंज हो चुका है। यहाँ नए प्रधानमंत्री बन गए क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के दोस्तों क्या बने? प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। जब देश आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री था? तो किसकी सरकार हुआ करती थी? क्लीमेंट एटली की सरकार थी जी। उसके बाद बात करते हैं उस समय भारत में वाइसराय कौन थे। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये समझ लो कि संविधान निर्माण टॉपिक का जो निचोड़ है ये इन्हीं में सही है। उसके बाद वाइसराय जो थे इस समय पहले वाले में, उनका नाम है जी लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था वो वाइसराय हुआ करता था, जिसकी स्थिति आज राष्ट्रपति की होती है। जैसे वो आज राष्ट्रपति होता है वैसे ही यहाँ पर उस समय कौन हुआ करते थे? वाइसराय हुआ करते थे। और उनसे पहले इनका नाम गवर्नर जनरल हुआ करता था, फिर गवर्नर बना, फिर वाइसराय को समाप्त करके फिर हमने क्या कर दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। और इस समय जो थे दोस्तों वो भी लॉर्ड इरविन ही थे। पहले वाले में लॉर्ड कौन थे? लिनलिथगो थे। और दूसरे और तीसरे में जो यहाँ पर आएंगे उनका नाम आता है भाई लॉर्ड इरविन। ये वाइसराय थे आगे। अगला पॉइंट देखते हैं, ये जो सदस्य कितने थे इनमें? तो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन इसमें दोस्तों सदस्यों की संख्या थी 0, यानी कि एक भी सदस्य नहीं था अगस्त प्रस्ताव में। इसमें सदस्यों की संख्या थी जी 1। और सदस्य जो यहाँ पर आए थे उनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये क्रिप्स मिशन को लेकर के आए थे। क्रिप्स के नाम से ही इस मिशन का नाम क्या पड़ गया? क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर के आए थे, तो क्रिप्स के नाम से ही मिशन का नाम क्या आ गया जी? क्रिप्स मिशन आ गया। कैबिनेट जो मिशन है इसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों 3 थी। सदस्य कितने थे? 3। पहला पॉइंट है इसमें सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। सर पैथिक लॉरेंस, ध्यान दीजिएगा। एक जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया था। वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो था वो हमने पढ़ा था उस समय 1857 की क्रांति में राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर कौन है? सर पैथिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन के क्या बन करके आए थे? अध्यक्ष बन करके आए थे। दूसरे इसमें से ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो पहले क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे, पुनः ये कैबिनेट मिशन के रूप में यहाँ पर भारत में आए, तो ये थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। दोबारा से इसमें बन करके आए, तो दूसरे सदस्य का नाम है जी सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तीसरे जो सदस्य हैं इनका नाम आता है एवी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एवी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो तीसरे जो सदस्य हैं भाई इसमें वो कौन आते हैं? एवी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब पॉइंट देखिएगा, सर पैथिक लॉरेंस जो थे ये उस समय भारत में किस पद पर नियुक्त होकर आए थे? तो इस समय भारत मंत्री के रूप में थे। यहाँ पर भारत सचिव के रूप में कह सकते हैं, भारत मंत्री के रूप में ये नियुक्त होकर के आए थे सर पैथिक लॉरेंस। सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ये दोस्तों उस समय उद्योग मंत्री थे। वहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में किस पद पर थे? उद्योग मंत्री के पद पर थे। और दोस्तों ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये नौसेना के मंत्री थे, यानी जल मंत्री थे। ये क्या थे? नौसेना के मंत्री या जल मंत्री थे। कहाँ पर? ब्रिटेन की कैबिनेट में। तो इतने क्वेश्चंस आपको ये कंटिन्यू याद करने हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा
संविधान की मांग हमने की, भारतीयों ने संविधान की मांग की। किन से मांग की? अंग्रेजों से मांग की। हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए 3 प्रस्ताव भारत में आए थे। पहला प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव आया, दूसरा क्रिप्स मिशन आया, तीसरा कैबिनेट मिशन आया। ये अगस्त में आया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन को लेकर के आने वाले सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, तो क्रिप्स के नाम पर इसका क्या नाम आ गया जी? क्रिप्स मिशन इसका नाम आ गया। ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और क्लीमेंट एटली जैसे प्रधानमंत्री बने तो दोस्तों इन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत में भेजा। पहला कैबिनेट मंत्री था सर पैट्रिक लॉरेंस। ये सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बन करके आए थे, और ये उस समय भारत मंत्री के रूप में कार्य करते थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के कैबिनेट मंत्री में उद्योग मंत्री के दर्जे पर इनको नियुक्त कर रखा था, और एवी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जल मंत्री या नौसेना का मंत्री बना रखा था। तो ये पॉइंट आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। कैबिनेट मंत्रियों को भारत में भेजा था, इससे नाम इसका क्या पड़ गया भाई? कैबिनेट मिशन नाम आया। अगला पॉइंट देखिएगा, यह वह है जिसने सर्वप्रथम संविधान की मांग को स्वीकार किया। यानी कि जो अगस्त प्रस्ताव आया इसमें संविधान की मांग को, संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम स्वीकार किया। क्या मांग को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया? भाई सबसे पहले यही आया था, तो ये इस संविधान की मांग को स्वीकार करेगा। स्वीकार किया गया, इतना सा पॉइंट है। संविधान की सर्वप्रथम मांग को स्वीकार किसने किया था? तो सबसे पहले संविधान की मांग को स्वीकार करेगा क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव। अब दूसरा क्रिप्स मिशन आएगा, तो ये इसके बाद फिर आएगा कैबिनेट मिशन। तो लास्ट में कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। तो पूर्ण रूप से संविधान की मांग को किसने स्वीकार किया था? तो इसको अपन डैश लगाते हैं। 5वां जो पॉइंट है भाई इसमें लिखते हैं, संविधान सभा की मांग को पूर्णतः स्वीकार किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो दोस्तों पूर्ण रूप से स्वीकार किसने किया था? इसको कैबिनेट मिशन ने किया था। उम्मीद है आपके 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, इसलिए संविधान सभा की मांग को सबसे पहले स्वीकार किसके द्वारा किया गया था? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि पूर्ण रूप से किसने स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन ने किया था। भारत का जो संविधान है ये संविधान सभा ने बनाया था। ये जो संविधान सभा की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। संविधान सभा जो तैयार होकर के अपने सामने आई है ना, ये संविधान सभा जो बनकर बनेगी, ये संविधान सभा किसके सुझावों पर बनी थी? कैबिनेट मिशन के सिफारिशों पर, सुझावों पर बनी थी। अब दोस्तों इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन देखते चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव भारत में आ गया, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्रिप्स मिशन भारत में आया, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने के जो रीजंस हैं वो रीजन देखते हैं। रीजन है दोस्तों, इसमें संविधान सभा की सबसे पहले मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन इसमें भारतीयों की आज़ादी के प्रमाण नहीं थे। भारतीयों की आज़ादी के प्रमाण नहीं थे, और इस कारण से इसको क्या किया जाता है जी? विरोध किया जाता है। भारतीयों की आज़ादी के प्रमाण नहीं थे, इस कारण से अगस्त प्रस्ताव का क्या किया गया? विरोध किया गया। भारतीय बोले जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगी, आप तो आज़ादी की तो कह ही नहीं रहे हो, संविधान की मांग को स्वीकार कर रहे हो, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन भारत को कब आज़ाद करोगे? तो दोस्तों उस समय अटलांटिक महासागर में एक जल संधि हुई थी। उस संधि के तहत ये कहा गया कि अन्य देशों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन भारत को कभी भी स्वतंत्र स्वायत्तता नहीं दी जाएगी। इस वजह से जब इनके पास खबर पहुंची तो भारतीयों को आज़ादी के प्रमाण नहीं थे। इस बात का जब भारतीयों को पता लगा तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। और दूसरा पॉइंट ये भी था दोस्तों, उस समय 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य चल रहा था। एक साइड जर्मनी जापान वाले क्षेत्र थे, तो दूसरी साइड ब्रिटेन, अमेरिका, हॉलैंड, पोलैंड, ये वाले जो बेल्जियम वाले जो क्षेत्र थे, इनके बीच में युद्ध संघर्ष चल रहा था। तो जर्मनी और जापान लगातार इस युद्धों में जीतते जा रहे थे। भारत पर अधिकार किसका था? ब्रिटेन का था, अंग्रेजों का अधिकार था। ब्रिटेन जर्मनी और जापान के साथ युद्ध कर रहा है, तो ब्रिटेन के जो सेना है उसको भारतीय नागरिकों की आवश्यकता लगेगी। इन आवश्यकता के लिए तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता जरूरत है, भारतीयों की सहायता लेनी है, जब जाकर के ब्रिटेन वाले जीतेंगे। इसलिए इन्होंने 3 मिशन भारत में भेजे थे।
ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में ये भारतीय जो है ये हमारी सहायता कर सके। इस वजह से दोस्तों तो भारतीयों की आज़ादी के प्रमाण नहीं थे, इस कारण से ये समाप्त हो गया। ये जो क्रिप्स मिशन है ना जी, इसने कहा कि देशी रियासतों को आज़ाद करेंगे, ना कि भारत को आज़ाद करेंगे। देशी रियासतों को आज़ाद करने की बात किसने कही थी? क्रिप्स मिशन ने कही थी। देशी रियासतों को आज़ाद करने की बात इस क्रिप्स मिशन ने कही थी। इस कारण से, और वो भी कब करेंगे? यदि भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा है इसमें यदि हमारी सहायता करते हैं तो ही भारत के देशी रियासतों को क्या किया जाएगा? आज़ाद किया जाएगा। तो ये पॉइंट है दोस्तों क्रिप्स मिशन का। इसमें भारतीयों की आज़ादी के प्रमाण नहीं थे, इस कारण से विरोध हुआ। और क्रिप्स मिशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में यदि भारतीयों की सहायता करेंगे तो हम, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय अगर अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो देशी रियासतों को आज़ाद किया जाएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है, आपसे पेपर में पूछेगा क्रिप्स मिशन के उपनाम। क्रिप्स मिशन के उपनाम, जब इसने कहा ना कि हम देशी रियासतों को आज़ाद करेंगे, भारत को आज़ाद नहीं करेंगे, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वार में यदि आप हमारी सहायता करोगे तो ही, तब इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा ये एक ऐसा चेक है जिसके भुगतान की तारीख ही निकल चुकी है। यानी कि इसको दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक नाम दिया इन्होंने। किसका नाम दिया? पोस्ट डेटेड चेक, या इसी को बोलते हैं उत्तर तिथि चेक। इसका अर्थ है जी एक ऐसा चेक जिसकी भुगतान की तारीख निकल चुकी है, ये इसका उपनाम है। क्रिप्स मिशन को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा है। उसके बाद बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसको ये नाम दिया, बोले ये एक ऐसा बैंक है जो जिसका खुद ही दिवालिया निकल चुका है, जो खुद ही दिवालिया है, जो खुद ही डूबता है, डूबता हुआ है। और इस बैंक की दिवालिया बैंक कहा, इसको डूबता हुआ बैंक की इसके क्या दी गई? संज्ञा दी गई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान के निर्माण के बीज बोए जा रहे हैं, तो इसको पाक निर्माण बीज युक्त भी या नाम दिया गया। इसको डूबता हुआ बैंक कहा, दिवालिया बैंक कहा, या पाक निर्माण बीज युक्त बैंक, ये किसके द्वारा कहे गए हैं? इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहे गए थे। कांग्रेस ने इसको बताया सड़े जीवाणुओं से युक्त है। कांग्रेस ने कहा ये जो कैबिनेट क्रिप्स मिशन हमारे सामने आया है ये सड़े जीवाणुओं से युक्त है, ये भारत को आज़ाद ना करके देशी रियासतों को आज़ाद करेगा, और वो भी जब ये भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे तब। इस कारण से इसके उपनाम पॉइंट्स हैं। और वी.डी. सावरकर ने कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था हम भारतीय जो है ये क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दे। इनकी प्लानिंग क्या थी? देशी रियासतों को आज़ाद करने की। और देशी रियासतों को आज़ाद करने का दोस्तों यहाँ पर यह था कि ये राजा महाराजा, जो हमने आधुनिक भारत के इतिहास चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो राजा महाराजा जो थे वो राजा महाराजा तो पहले ही इनके अधीन आ चुके थे, तो उन्हीं राजा महाराजाओं को आज़ाद करने की इन्होंने बात की थी। और हो सकता था अगर देश को आज़ाद कर भी जाते तो दोबारा से राजा महाराजाओं को तो फिर कंट्रोल में किया जा सकता था। इस कारण से उपनाम पॉइंट आए इनके, पहला महात्मा गांधी का, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कांग्रेस, चौथे पे आता है विनायक दामोदर सावरकर। तो इतना आपको क्रिप्स मिशन में याद रखना है। अब पॉइंट आता है जी कैबिनेट मिशन का। लेबर पार्टी की सरकार बनी क्लेमेंट एटली की, और क्लेमेंट एटली के द्वारा 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत में भेजा गया। इन 3 कैबिनेट मंत्री जो आए थे इनमें से अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर पैट्रिक लॉरेंस, जो उसमें भारत मंत्री के रूप में कार्य करते थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो उद्योग मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो जल सेना मंत्री, जल सेना या नौसेना के क्या थे उस समय, मंत्री के रूप में कार्य करते थे। तो दोस्तों ये तीनों जो मिशन के लोग भारत में आए थे, अब इनमें से सबसे पहले संविधान की मांग अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार की गई, और पूर्ण रूप से किस में स्वीकार की गई थी? कैबिनेट मिशन में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया, और 16 मई 1946 में दोस्तों इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में इसने ये कहा कि भारत का जो संविधान है ना वो संविधान सभा बनाएगी। भारत का जो संविधान है वो कौन बनाएगी? संविधान सभा बनाएगी। इसने कहा अपनी रिपोर्ट में भारत का संविधान सभा बनाएगी, और हम पूर्ण रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। और संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या इन्होंने निर्धारित कर दी गई 389। कितनी सीट निर्धारित की जी? 389 सीट निर्धारित की। फिर कहा इस 389 सीट जो निर्धारित की है ना, इनमें से 292 जो सदस्य है ये ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे। कहां से निर्वाचित होंगे जी?
ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्य थे। 292 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्य थे। दोस्तों जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया उस समय भारत में टोटल जो प्रांत थे, जैसे आज राज्य की बात करते हैं, प्रांतों को ही राज्य कहा जाता है, उस समय जो प्रांत थे उनकी संख्या थी 11। जैसे आज राज्यों की संख्या कितनी है जी, 28 राज्य हैं। तो टोटल कितने प्रांत थे, 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांतों में क्या हुआ करती थी, उस समय विधान परिषद होती थी। इन विधान परिषदों में भारतीय सैनिक, भारतीय जनता शामिल थी और इन विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो था, जैसे आज विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता करती है, भारतीय जनता करती है। वो जनता ने पहले किनको चुना, सदस्यों को चुना और इनको विधान परिषद में भेजा। ये विधान परिषद के सदस्य जो है ना वो संविधान सभा में किन्हीं को चुनेंगे और वो जाकर फिर संविधान सभा बनाएंगे। तो 292 सदस्य जो थे जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित किए गए, 4 सदस्य CCR से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए जी। वो 4 सदस्य थे जो कहां से थे, तो 4 इस समय CCR हुआ करते थे। पहला है जी अजमेर मेरवाड़ा, यानी कि CCR का यहाँ पर अर्थ ये था सीधा इन पर अधिकार हो। किसका, सीधा अधिकार होना चाहिए। किसका भाई सीधा अधिकार होगा, तो सीधा अधिकार यहाँ पर होगा ब्रिटेन का। जैसे आज यूटी कह सकते हैं अपन, केंद्र सरकार का अधिकार होता है कि यूटियों के ऊपर, तो इसी प्रकार से अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का था। इसको आप ABCD से भी याद कर सकते हो। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से दोस्तों बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आज कहाँ पर है भाई, पाकिस्तान में है। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाई था कि 3 प्रांत आते हैं पाकिस्तान में, सिंध, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत, तो वही बलूचिस्तान प्रांत है। तीसरा है जी इसमें कुर्ग, और कुर्ग जो है ये कर्नाटक में स्थित है, तो सी से आप इसको कुर्ग कर लीजिएगा। और डी से आता है दोस्तों इसमें दिल्ली। तो उस समय CCR कितने हुआ करते थे, 4 होते। इन चारों से एक एक सदस्य आएंगे, एक अजमेर मेरवाड़ा से आएगा, एक कहां से आएगा, दिल्ली से, एक बलूचिस्तान से और एक कहां से आएगा, कुर्ग से आएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संविधान सभा में वह सदस्य जो वर्तमान के बलूचिस्तान से आते हैं तो कौन से में शामिल थे, वो CCR में इसमें शामिल थे। तीसरा दोस्तों इसका पार्ट ये बनाया गया कि 93 सदस्य होंगे देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत। 93 सदस्य क्या होंगे, देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। देशी रियासतों के राजाओं, यानी राजा जिसको चाहेंगे उसको यहाँ पर भेज सकते हैं, उनके द्वारा मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। कैसे थे, मनोनीत सदस्य थे। देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा ये मनोनीत सदस्य थे। लेकिन अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है 292 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित, ऐसे ही 4 जो सदस्य थे CCR से, ये भी कैसे सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य थे। पर निर्वाचित का अर्थ ये होता है कि इनके चुनाव होंगे, जनता इनका चुनाव करेगी। अगर जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है तो अप्रत्यक्ष रूप से करेगी, तो इनके चुनाव हुए। तो निर्वाचित सदस्य कितने थे जी इसमें, 292 ये रहे, 4 ये रहे, 296, यानी कि 296 सीटों के लिए चुनाव होंगे। कितने सीटों के लिए चुनाव नहीं हुए, तो 93 सीटों के लिए चुनाव नहीं हुए। क्यों, क्योंकि ये कैसे सदस्य थे जी, मनोनीत सदस्य थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो दोस्तों कुल सदस्य 389 निर्धारित किए गए। अब क्वेश्चन ये बड़ा, 389 क्यों निर्धारित किए गई, 500 कर देते भाई, 90 कर देते, 390 कर देते, 400 कर देते। उसके पीछे रीजन ये बताया गया क्योंकि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, 39 करोड़ और 39 लाख लगभग ये जनसंख्या थी उस समय भारत की। अब 39 करोड़ 39 लाख में से यहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या में से एक सदस्य का चुनाव होना था। 10 लाख के सदस्य, 10 लाख में से कितने सदस्य का चुनाव होना था जी, एक सदस्य संविधान सभा में आना था, इसलिए सीट 389 ही निर्धारित की गई। तो उम्मीद आपको कंटिन्यू याद कीजिएगा, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं, संविधान सभा के चुनाव में प्रणाली किसका प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों चुनाव की जो प्रणाली जो थी ना वो ये होती है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव, इसको बोलते हैं समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है जी, तो समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप
से। एक होता है जी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव और एक क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो संविधान सभा के चुनाव किस आधार पर हुए थे? अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। ये जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य जो विधान परिषद में पहुंचे थे, ये विधान परिषद के सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से जो थे, इन ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों के द्वारा किन का चुनाव करना था? इन 292 सदस्यों का चुनाव करना था। ऐसे जो आज जिसको अपन यूटी बोलते हैं उनको बोलते थे सीसीआर। इन सीसीआर से 204 सदस्य थे, इन 4 सदस्यों का चुनाव करना था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। और 93 सदस्य जो मनोनीत सदस्य थे ये राजाओं के द्वारा किए जाने थे जी, किसी भी राजा के द्वारा इनको मनोनीत किया जा सकता था। अगला पॉइंट है, ये तो था संविधान सभा। कैबिनेट मिशन ने सीट निर्धारित कर दी 16 मई 1940 को। इनकी सीटों के आधार पर कुल कितने सदस्य बन गए? 389 सदस्य, जिनको अपन ने 3 पार्ट्स में जो दोस्तों डिवाइड किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, 16 जुलाई 1946 को हुए संविधान सभा के चुनाव। 16 जुलाई 1946 को क्या हुए भाई? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अब चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 296 पर। चुनाव कितनी सीटों पर हुए भाई? 296 पर। क्यों? क्योंकि 292 निर्वाचित, 4 निर्वाचित। लेकिन ये कैसे थे भाई? इसमें मनोनीत सदस्य थे, तो 93 सदस्यों के चुनाव नहीं हुए। इन 296 सदस्यों में से दोस्तों सर्वाधिक सीट मिल गई कांग्रेस पार्टी को। सबसे ज्यादा सरकार की सबसे ज्यादा किसको सीट मिली? कांग्रेस पार्टी को सीट मिली। कितनी? 208। इसमें दोस्तों मुस्लिम लीग जो थी, इस मुस्लिम लीग को जो सीट मिली वो 73 सीट मिली थी। कितनी सीट मिली जी? 73। और अन्य दल वाले जो थे निर्दलीय वगैरह 8 इनमें निर्दलीय थे और 7 अन्य पार्टियों के थे, वो उनको कितनी सीटें प्राप्त हुई? 15 सीटें हुई। 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। चुनाव का परिणाम हमारे सामने ये निकल करके आया कि सबसे ज्यादा जो सीट प्राप्त हुई कांग्रेस को हुई, 208 सीट मिली। 73 सीट इसमें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 15 सीट अन्य दल को प्राप्त हुई थी। मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर में दोस्तों हमने मुस्लिम लीग की स्थापना संबंधित पॉइंट पढ़ा था। मुस्लिम लीग जो थी इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। सर आगा खां और सलीम मुल्ला खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर आगा खां और सलीम मुल्ला खां के द्वारा ढाका में इस मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जो लगभग कांग्रेस के विरोध में या एक नए राष्ट्र के निर्माण करने की बात करती है, नया संविधान बनाने की बात करती है। तो दोस्तों ये पॉइंट है। 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। सर्वाधिक सीट किसको मिल गई? कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? यहाँ से 73 सीटें मिली थी। इसके बाद और देखिएगा, अगला पॉइंट ये है, यहाँ 296 जो सीटें थी ना, इनको 3 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्गों में बांटा गया। पहला जो वर्ग आता है वो आता है सामान्य वर्ग। पहला वर्ग आया जी सामान्य वर्ग। उसके बाद आया मुस्लिम वर्ग। पहला वर्ग आया भाई क्या? सामान्य वर्ग। फिर आया मुस्लिम वर्ग और फिर वर्ग आया इसमें सिख वर्ग। तो 3 वर्गों में बांटा गया था। सिखों की सीट यहाँ पर 4 निर्धारित की गई। 79 इसमें मुस्लिम लीगों की सीटें निर्धारित हुई थी और 213 सीटें जो थी इसमें किसकी निर्धारित हुई थी? सामान्य सीटें, जिसमें सारे लोग जो आएंगे इनके अलावा, सिख और मुस्लिम के अलावा। तो इस प्रकार से संविधान सभा के चुनाव 16 जुलाई 1946 को संपन्न हुए। 3 वर्गों के आधार पर सदस्यों 3 को बांटा गया। तो 296 को सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग। 208 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीट जिसमें अन्य दल वालों को मिली। 39 करोड़ 39 लाख की लगभग जनसंख्या थी, इसलिए सीटें 389 ही निर्धारित की गई थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होने वाला था। इस कारण से यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए। समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर दोस्तों क्या हुए थे? इनके चुनाव संपन्न हुए थे। कितने सदस्यों ने संविधान सभा के चुनावों में भाग नहीं लिया? 93। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा ये मनोनीत सदस्य थे। तो उम्मीद है दोस्तों चुनाव और चुनाव की प्रणाली, इसके अलावा इनका रिजल्ट क्या है वो आपको समझ में आया होगा। जब हमारे सामने संविधान, सबसे पहले हमने संविधान का परिचय पत्र पढ़ा, उसके बाद संविधान की मांग टॉपिक पढ़ा। जब हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए 3 प्रस्ताव, उन 3 प्रस्तावों को पढ़ा। कैबिनेट मिशन ने दोस्तों संविधान सभा के कुल सदस्य निर्धारित कर दिए कि 389 सदस्य भारत का संविधान बनाएंगे, संविधान सभा की
सदस्य होंगे, चुनाव हो गए, चुनाव के बाद परिणाम आ गया, जब चुनाव हुए तो संविधान बनाने का कार्य भी स्टार्ट होगा। अगला पॉइंट है जी, देखिएगा दो सभाएं आपके सामने आ रही है, एक आ रही है अंतरिम सरकार, पहला आता है दोस्तों इसमें अंतरिम सरकार और दूसरा है इसमें संविधान सभा। एक है जी अंतरिम सरकार और दूसरी है दोस्तों इसमें संविधान सभा। संविधान सभा दोस्तों, ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था ये अनेकों बार पेपर में पूछा जाता है। तो अंतरिम सरकार का गठन किस तारीख को हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी प्रथम जो बैठक थी, इसकी जो प्रथम बैठक थी वो देखिएगा दोस्तों, जब हमारा संविधान बनाना है तो संविधान बनाएंगे कौन कौन? तो दो सभाएं हैं, एक है संविधान सभा, दूसरी कौन सी आएगी? अंतरिम सरकार। टोटल सीट कितनी निर्धारित की गई? 389। अब ये जो 389 सीट निर्धारित की गई थी ना, इन्हीं 389 सदस्य ही संविधान सभा के थे और यही 389 सदस्य किसके आएंगे भाई? इसके आएंगे अंतरिम सरकार के। एक पॉइंट और देखिएगा, ये जो हमने पढ़ाया था कि 296 सीटों पर यहाँ पर जो 389 जो सदस्य थे, इनमें से 296 जो सीटें थी इनको 3 भागों में बांटा था भाई, ठीक है जी। अब इन 296 सदस्यों में से टोटल कितनी महिलाएं जीत करके आई थी? तो दोस्तों कितनी महिलाएं जीत करके आई संविधान सभा में? 15 महिलाएं। क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो इन्हीं में से कितनी महिलाएं आ जाएंगी? 15 महिलाएं थी, जिनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला का ज्यादा पूछता है तो उसको अपन यहीं पर देख लेते हैं। इनकी जो अध्यक्ष बनी थी 15 महिलाओं की, उसका नाम था हंसा मेहता। और मुस्लिम जो महिला थी दोस्तों इनमें से, वो कौन सी मुस्लिम महिला थी? उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये मुस्लिम महिला थी जी यहाँ पे। बाकी इनके नाम वगैरह को भी मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। और इनकी महिलाओं की जो अध्यक्ष बनी थी उसका नाम था हंसा मेहता। इनकी अध्यक्ष कौन बनी थी? अध्यक्षता किसने की थी? हंसा मेहता ने की थी महिलाओं की। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। एक है अंतरिम सरकार, एक है संविधान सभा। दोनों का काम क्या है? भारत का संविधान बनाना है। इस संविधान सभा में भी 389 सदस्य है, अंतरिम सरकार में भी 389 सदस्य है, यानी कि ये 389 सदस्य भी भारत का संविधान बनाएंगे। लेकिन किस में बैठ करके बनाएंगे? संविधान सभा में बनाएंगे। ये भी भारत का संविधान बनाएंगे, लेकिन किस में बैठ कर बनाएंगे? अंतरिम सरकार बनाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि 389 सदस्य ही संविधान सभा के हैं। 389 वही 389 सदस्य जो संविधान सभा के हैं, वही किसके? अंतरिम सरकार के हैं जी। इसकी प्रथम बैठक पहले हुई थी, तो इसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को जी। तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस फर्स्ट बैठक में दोस्तों टोटल 207 सदस्य पहुंचे। इन 207 सदस्यों में भाई 8 महिलाएं पहुंची। 207 सदस्यों में से कितनी महिलाएं पहुंची थी? 8 महिलाएं पहुंची थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी, इसमें इन 207 सदस्यों को कंट्रोल करने के लिए एक अध्यक्ष का पद बनाया गया। वो अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसमें अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन दोस्तों ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष है। जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता, जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक ये ही काम करेंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इन्हीं को क्यों चुना गया था? क्योंकि ये 207 जो सदस्य यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर वरिष्ठता के आधार पर इनका चयन हुआ था, क्योंकि सबसे बुजुर्ग जो आदमी थे वो यही थे इस समय के। तो वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 की जिसकी प्रथम बैठक हुई थी। क्लियर है जी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कुल 207 सदस्य पहुंचे थे। इनमें से कितनी महिलाएं पहुंची थी? 8 महिलाएं पहुंची थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इन 207 सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग जो आदमी थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद अपन बात करते हैं अंतरिम सरकार की बैठक। तो दोस्तों ये 389 सदस्यों में से कितने सदस्य पहुंचे थे? 207 सदस्य पहली बैठक में सदस्य पहुंचे। यही सदस्य फिर किस में आ जाएंगे? अंतरिम सरकार
सरकार में आएंगे, लेकिन किस तारीख को आएंगे ये? 10 दिसंबर 1940 को। यानी कि एक दिन बैठक ये संविधान सभा में करेंगे, तो दूसरे दिन जो बैठक करेंगे अंतरिम सरकार में करेंगे। इस दिन दोस्तों यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यहाँ पर कैसा अध्यक्ष चुना गया? स्थायी अध्यक्ष। 10 दिसंबर 1940 को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुने गए जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें भाई यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ये ही वास्तव में लोकसभा के प्रथम क्या बने थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लोकसभा का पिता कहा जाता है, लोकसभा का जनक कहा जाता है। फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष बने थे 1951 में, तो फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, इस कारण से इन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है, लोकसभा का जनक कहा जाता है जी। ये पॉइंट और आप याद रखिएगा। मैंने आपको ये बताया अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1940 को हुआ। इसमें 10 दिसंबर 1940 को इसकी बैठक हुई। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए जीवी मावलंकर, लेकिन यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी दोस्तों दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो दूसरे दिन, यानी 9 दिन को इस दिन हो गई, 10 तारीख को उस दिन यहाँ पे हो गई। तो अब अगले दिन किस तारीख को आएगी? 11 दिसंबर 1940 को। ये सारी बैठकें नई दिल्ली में होंगी, संविधान सभा में जो संसद भवन था उसी में होंगी। 11 दिसंबर 1940 को दोस्तों इसकी बैठक हुई और इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अभी कैसा चुना गया था? पहले अस्थायी था, अब कैसा आ गया जी? स्थायी अध्यक्ष आ गए। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के सदस्यों ने, देखिएगा संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, इन लोगों ने कैसे काम किया? तो भाई सर्वसहमति से काम किया, समायोजन के साथ इन्होंने काम किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है संविधान सभा के चुनाव में, संविधान सभा के लोगों ने किस प्रकार से कार्य किया? तो दोस्तों सर्वसहमति से कार्य किया, समायोजन के साथ कार्य किया था। ठीक है, जैसे आज कैसे कार्य करते हैं संसद, तो 2/3 बिल से कोई भी बिल पास करती है, पारित करती है, तो वैसे किया जाता है, लेकिन उस समय कैसे किए जाते थे? सर्वसहमति से और समायोजन के साथ। तो दोस्तों दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1940 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, इनको हटा दिया गया, अब स्थायी अध्यक्ष बन गए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन स्थायी अध्यक्ष है और इसी दिन दोस्तों उपाध्यक्ष का चयन हुआ। उपाध्यक्ष इसमें बने हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को दोस्तों इसमें क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आया कि इसी दिन यहाँ पर संविधान में सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई। सलाहकार जो बने थे संवैधानिक सलाहकार, उनका नाम है जी BN राव, वेनेगल नरसिम्हन राव। इनको संविधान में सलाहकार का पद दिया गया। तो संविधान का सलाहकार जो थे वो BN राव थे। इसके अलावा इसमें सचिव के रूप में जो नियुक्त किए गए थे उनका नाम था KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। KM मुंशी को यहाँ पर भाई सचिव बनाया गया। सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? BN राव को। और सचिव किसको बनाया गया? KM मुंशी को सचिव बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों जो चुनाव करवाने वाले जो आयुक्त थे, उन आयुक्त का नाम वो देखिएगा आप, आयुक्त चुनाव जो करवाने वाले आयुक्त थे उनका नाम था VR अयंगकर। तो इन्हें ही यही यहाँ पर क्या बने थे? चुनाव आयुक्त बने थे, जिनको बाद में सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में कैसा अध्यक्ष चुन लिया गया? स्थायी। और किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी बने थे। सलाहकार दोस्तों इसमें BN राव, वेनेगल नरसिम्हन राव बने थे। संयुक्त सचिव इसमें KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और चुनाव करवाने के लिए जो आयुक्त निर्धारित किया गया था उसका नाम था VR अयंकर। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको याद करना है। यहां तक अंतरिम सरकार में तो आपको बस यही पॉइंट याद रखने हैं। इसका गठन कब हुआ था, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला पॉइंट अपन बात करते हैं संविधान सभा की। फर्स्ट बैठक थी, सेकंड है जी तीसरी बैठक की बात करते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक। दोस्तों जो तीसरी बैठक हुई थी ना, ये तीसरी जो बैठक हुई थी इसमें अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी बन गए। जब तक बैठकें रहेंगी, जब तक काम होगा संविधान सभा में, तब तक स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तीसरी जो बैठक हुई दोस्तों, इस तीसरी बैठक में यहां पर जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अध्यक्ष तो वही है, लेकिन काम किसने किया तीसरी बैठक में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और काम भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या किया यहाँ पर? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया इन्होंने। एक बिल पेश किया जिसका नाम क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि जिसको आज अपन प्रस्तावना कहते हैं ना, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। जैसे आपने सुना होगा संविधान की आत्मा और कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, इन्हीं प्रस्तावना को उस समय क्या नाम दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव नाम दिया गया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों हमारे सामने किस तारीख को प्रस्तुत किए गए थे? तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो किस तारीख को दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए। लेकिन इन उद्देश्य प्रस्तावों को सर्वसहमति से स्वीकार कब किया गया? सर्वसहमति से। हमने बताया संविधान सभा ने जो कार्य किया है वो सर्वसहमति से किया है। तो सर्वसहमति से इनको स्वीकार किस तारीख को किया गया था? सर्वसहमति से दोस्तों इनको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इनको सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। किसको? उद्देश्य प्रस्तावों को। दोबारा से देखिएगा, संविधान सभा की तीसरी जो बैठक है इसमें जो कार्य करने वाले हो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, इन्होंने यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए 13 दिसंबर 1946 को। सर्वसहमति से पारित कब किया गया था? तो दोस्तों पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, जिसको आज अपन प्रस्तावना कहते हैं, उसी समय इसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो थी, जिसमें आज लिखा होता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सभी प्रकार से बाह्य और आंतरिक मामलों में कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसमें बाहरी और आंतरिक शक्तियां हमारा कोई भी विरोध नहीं करेंगी। और भारत में संपूर्ण शक्ति जनता में या संविधान में निहित की गई है। समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, स्वतंत्रताएं, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्र की एकता, बंधुता, ये जो शब्द आते हैं ना, ये सारे के सारे शब्द जो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव में आते हैं। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पारित किए गए थे? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन दोस्तों प्रस्तावना को कब पारित या स्वीकार किया गया था? तो वो आएगा 26 नवंबर 1949। ये अपन आगे पढ़ेंगे इस तारीख को। 26 नवंबर 1949 को इनको पारित किया गया था प्रस्तावना को। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा है उद्देश्य प्रस्ताव का। उम्मीद है आपको कंटिन्यू समझ में आया होगा। 3 बैठकें बताइए, पहली बैठक हुई, दूसरी हुई, तीसरी बैठक हुई। स्थायी अध्यक्ष बन गया। टोटल बैठक होंगी 166 और 166 में से पहली बैठक को छोड़ करके बाकी जो 165 बैठकें होंगी उन सब में स्थायी अध्यक्ष यही रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन काम कौन कर रहे हैं तीसरी बैठक में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन एक पूछता है दोस्तों, संविधान सभा ने अपना कार्य करना किस तारीख से स्टार्ट कर दिया था? तो कार्य करना 13 दिसंबर 1946 से कर दिया था। और सर्वसहमति से सबसे पहले कौन सा बिल या प्रस्ताव पास किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। यहां पर एक पॉइंट और देखिएगा, जब प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया तो दोस्तों यहां पर मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा जो मनोनीत सदस्य थे उन्होंने भी यहां पर भाग नहीं लिया था। तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने भाग नहीं लिया था। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार आप फिर से रिकॉल करिएगा ताकि आपको ये संविधान जो टॉपिक है ना अच्छे से समझ में आ जाए। संविधान की मांग को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव पढ़े जी हमने। इन प्रस्तावों में पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, जिसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है जी। उसके बाद हमने पढ़ा टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए। इन 389 सदस्यों के फिर बाद में चुनाव हुए। चुनाव 296 सीटों पर हुए। चुनाव में दोस्तों भारत में जो महिलाएं जो शामिल हुई संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल होकर के आई थी। ये जो मुस्लिम लीग है ना, ये इन्होंने विरोध कर दिया, बोले जी हम लोग संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये जो बनी है ना कांग्रेस, ये कांग्रेस भारत का ही संविधान बनाएगी, पाकिस्तान का संविधान नहीं बनाएगी। ये हिंदुओं के बारे में सोचेगी, मुसलमानों के बारे में नहीं सोचेगी। इस वजह से दोस्तों मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, अन्य दल के सदस्यों ने भाग नहीं लिया और ना ही राजाओं के द्वारा जो मनोनीत सदस्य थे इन्होंने यहां पर
पर भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और देखिएगा, यहाँ पर 16 जुलाई 1946 के चुनाव हुए थे। ये जो मुस्लिम लीग है जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी ढाका में सर आगा खां और सलीम मुल्ला खां के द्वारा, इस मुस्लिम लीग ने एक अपना दिवस बनाया था, वो अपन यहाँ पर और देख लेते हैं, कंटिन्यूटी आ जाएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एक दिवस बनाया। कौन सी लीग ने बनाया? मुस्लिम लीग ने। और दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा जो दिवस बनाया गया था ना, उस दिवस का क्या नाम था? तो उस दिवस का नाम था प्रत्यक्ष सीधी कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष सीधी कार्यवाही दिवस, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यक्ष सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। और यही मुस्लिम लीग जो है विरोध करेगी कौन सी बैठकों में भाग लेने के लिए? संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कंटिन्यू समझ में आ रहा होगा। ये थी संविधान सभा की बैठकें। अब दोस्तों संविधान जो बनकर के हमारे सामने आएगा ना, वो संविधान किस प्रकार से आगे काम करेगा वो अपन देखते हैं जी। दोस्तों पॉइंट ये हमने अब तक पढ़ा है, संविधान की बैठकें होनी स्टार्ट हो गई। अब इन बैठकों के जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स वगैरह हैं उनको अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा अभी तक हमने ये पढ़ा है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस बनाया। इसके अलावा संविधान बनाना प्रारंभ हो गया, संविधान बनाएगी संविधान सभा, इसके अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष नहीं होंगे उस दिन उपाध्यक्ष काम कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? बी एन राव जो है ये संविधान में सलाहकार नियुक्त किए गए थे। इन बी एन राव का फुल फॉर्म आती है वेनेगल नरसिम्हन राव। ये बेनेगल नरसिम्हन जो राव थे, इनको एक काम सौंपा गया। इनका काम क्या था कि आप विदेशों में जाओगे और वहाँ पर जा करके वहाँ घूम करके भारत का संविधान बना करके लाओगे। अब इन्हीं को एक सलाहकार यह काम क्यों सौंपा गया? क्योंकि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो विदेशों से संबंधित जितने भी आंतरिक या बाह्य मुद्दे होते हैं जिनको सुलझाने का प्रयास करता है, या व्यापार संबंधित कोई मुद्दे आते हैं उनको समझाने का प्रयास करता है, उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये एज ए जज के रूप में नियुक्त हुए थे जी। एज ए जज के रूप में नियुक्त हुए थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। कौन? बी एन राव। तो प्रथम व्यक्ति है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज के रूप में नियुक्त हुआ था। आज तक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 4 भारतीय जज बने हैं। पहले जो भारतीय जज बने उनका नाम है बी एन राव। तो इन्हीं को ये काम सौंपा गया भारत का संविधान का प्रारूप बनाने का। दूसरे जो आते हैं, एन से स्टार्ट हो जाएगा, नगेंद्र सिंह। दूसरे जो बने थे दोस्तों, इसमें कौन बने थे? नगेंद्र सिंह बने थे। तीसरा इसमें आता है जी रघुनंदन पाठक। बी एन राव में ही चारों शब्द यहाँ पर समाहित है। बी एन राव में पहले बी एन राव आ गए। एन से दोस्तों बात करें नगेंद्र सिंह आते हैं। र से बात करते हैं रघुनंदन पाठक, तीसरे जज बने थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। और चौथे हैं जी भंडारी दलबीर। कौन से है भाई? भंडारी दलबीर। 2018 में यहाँ पर जो थे भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लास्ट जज बने थे अपने भंडारी दलबीर, राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित हैं। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। तो अंतरराष्ट्रीय में 4 जज बने, जिसमें से पहले जज कौन बने थे? बी एन राव। इसलिए इनको संविधान में एज ए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरा पॉइंट ये, इनको एक काम दिया गया कि आप भारत के संविधान का एक प्रारूप बना करके लेकर के आएंगे। और दोस्तों ये बी एन राव प्रारूप बनाने के लिए कितने देशों में अध्ययन करते हैं? तो 60 देशों का अध्ययन करते हैं और भारत का संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप बना करके लेकर के आए। तो 60 देशों का अध्ययन करके बी एन राव जो है ये भारत का एक संविधान का एक प्रारूप बना करके लेकर के आते हैं। ये प्रारूप जिनको इन्होंने सौंपा था उस समिति का नाम आ गया प्रारूप समिति। दोस्तों संविधान निर्माण करने में लगभग 22 समितियों का योगदान रहा है। कितनी समितियां थी संविधान सभा में संविधान निर्माण करने की? तो 22 समितियां बनी। इन 22 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी, उस महत्वपूर्ण समिति का जो नाम है उसका नाम आता है जी प्रारूप समिति। 22 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है उसका नाम है जी प्रारूप समिति। यानी कि बी एन राव एक प्रारूप बना करके लेकर के आते हैं। वो प्रारूप ये किसको सौंपेंगे? प्रारूप समिति को सौंपेंगे। और वो प्रारूप समिति भारत का क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। अब देखते हैं जी अपन प्रारूप समिति को। 22 समितियों के अध्यक्ष वगैरह भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति का ये दोस्तों दूसरा नाम आता है ड्राफ्टिंग समिति। इसी का अन्य
नाम आता है जी मसौदा समिति, और इसी का अन्य नाम आता है भाई पांडुलेखन समिति। ये सारे नाम आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये इसके उपनाम हो गए। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भाई सारी समितियों में से 10-12 समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अध्यक्ष पूछेगा, लेकिन इस समिति में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गठन इसका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल सदस्यों की जो संख्या थी जी, वो सदस्यों की संख्या थी 7। इसमें 7 में से जो पहले थे उनके नाम थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर BR जो अंबेडकर है, यही संविधान सभा के क्या बने थे, अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। उसके बाद बात करते हैं इन 7 सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम सदस्य था जिसका नाम था जी मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम है भाई, मुस्लिम सदस्य, एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे ये, एकमात्र मुस्लिम सदस्य है जिनका नाम है मोहम्मद सादुल्ला, प्रारूप समिति के। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं, इसमें सदस्य थे कन्हैया लाल मुंशी, KM मुंशी। तीसरे सदस्य थे इसमें जी कन्हैया लाल मुंशी, KM मुंशी। इनको फिर अब सचिव के रूप में अपने बताया था और कार्य व संचालन समिति के अध्यक्ष भी बनेंगे, KM मुंशी। फिर है भाई गोपाल स्वामी अयंकर, गोपाल स्वामी अयंकर, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मुंशी, KM मुंशी। फिर है जी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आप देखिएगा इनमें लगभग जो है कृष्ण भगवान के नाम आते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। कुल सदस्य कितने थे, 7। अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। या इसमें एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे, तो मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सादुल्ला था। इसके अलावा अगले 2 पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है जी। अगला पॉइंट क्या है, इसमें पहले एक सदस्य थे जिनका नाम था BL मित्र। क्या नाम था, BL मित्र। दोस्तों इस BL मित्र ने यहाँ पर क्या दे दिया, त्याग पत्र दिया। BL मित्र ने यहाँ पर क्या दिया जी, त्याग पत्र। तो ये हट गए और इनके स्थान पर नए बन गए। तो नए जो बनेंगे वही पेपर में अपने से पूछा जाएगा, या किसने त्याग पत्र दिया या और उसके स्थान पर कौन आया। तो माधव राय अगले बने जी इसमें। 8वां अपन बात करते हैं, एक इसमें सदस्य थे DP खैतान। BL मित्र के स्थान पर कौन बने थे, तो माधव राय बने थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया था। और दोस्तों यहाँ पर DP खैतान की होगी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु के बाद अगले जो बनते हैं वो कौन बने थे, VT कृष्णमाचारी, VT कृष्णमाचारी। तो अगले कौन बने जी इसमें से, VT कृष्णमाचारी अगले इसमें सदस्य बने। देखिएगा कन्हैया, गोपाल, कृष्ण, माधव, कृष्ण, ये कृष्ण जी के उपनाम है जी, है ना, कृष्ण जी के नाम है। ये 2 आपको याद करने पड़ेंगे, मोहम्मद सादुल्ला और भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों भारत का जो संविधान जो प्रारूप बना के लाई BN राव लेकर के आए, समिति किसको सौंपा, प्रारूप समिति को। ये प्रारूप समिति भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक या पिता। या अपन बात करें आज जो भारत में लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की स्थापना करने वाले ये थे, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। संविधान का पिता या जनक या आधुनिक भारत का पिता किसको बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं जी। दोस्तों आज हमने पढ़ा है संविधान बनाना किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। तो संविधान के ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। पहला मांग पढ़ी, मांग के बाद विभिन्न प्रस्ताव आए, प्रस्ताव के बाद चुनाव हुए। दोस्तों सीटें निर्धारित की गई, चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम आया, फिर बैठकें होनी स्टार्ट हुई, BN राव व्यक्ति को चुना गया। जिस BN राव व्यक्ति ने जो दोस्तों 60 देशों का अध्ययन किया, एक प्रारूप बनाया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, वो ड्राफ्ट तैयार करके किसको सौंपा, प्रारूप समिति को सौंपा। जिस प्रारूप समिति ने दोस्तों भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा और भी समितियां हैं, उन समितियों को और इससे संबंधित जितने भी बातें आती है दोस्तों हम उनको अगले वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।